लेडीज एंड जेंटलमैन, तो शिक्षा यात्रा की जो सीरीज चल रही थी आपकी सीयू सीईटी और सीयूईटी के लिए, इसमें जो हम क्लास 12th का रिवीजन कर रहे थे, तो बेसिकली उस सीरीज में जो हमारा ये पार्ट 3 है उस सीरीज का। बाकी इस सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ हम इंटीग्रेशन का भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बेसिकली, और वेक्टर एंड 3D, जो कि मोर और लेस 30% ऑफ द सिलेबस आपका कवर करेगा। बाकी हम जो रिवीजन सीरीज है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है और उसमें हमारे पास एक ही अप्रोच होती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम जब मॉक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के, उससे ही पहले आपको हम कुछ शॉर्ट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज नॉट कवर्ड हियर। ऑलराइट, तो ये हमारी सीयूसीटी और सीयूईटी की जो रिवीजन की लास्ट सीरीज होगी, और नेक्स्ट डे से हम तुम्हारे कल से हम लोग इसके मॉक क्वेश्चंस लेके आए। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट, वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज an equation containing an dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. तो बेसिकली ये चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। ये देखिए, मान लीजिए कुछ आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है, dy by dx is equals to x square plus 2x plus 1। तो अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी। तो बेसिकली ये एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो आपके पास इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगी तो वो इसकी एक मेन इक्वेशन। बेसिकली व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपको पता होगा। जैसे अगर मैं dy by dx बोलूं तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 1। d2y by dx बोलूं तो इसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऐसे ही जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जैसे मान लीजिए dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y dx इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें हाईएस्ट जो आपके पास जितना हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास dy by dx ना, एक ही बार डिफरेंशिएट किया था चीजों को। डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री वो चीज होगी बेसिकली, डिग्री होगी आपकी यहाँ पे 2। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर, dy by dx की या d2y by dx की। ठीक है, मैं आपको एक इसका क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इसका सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास कि इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, d2y by dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy by dx का होल क्यूब प्लस dy by dx इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा बार आप कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हो? 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है d2y by dx2। अब डिग्री क्या होगा? जो जिसका आपने ऑर्डर लिखा है उसी की हाईएस्ट पावर है। एक d2y by dx2 की क्या पावर है? 2। यहाँ पे डिग्री जो है वो 3 नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो ऑर्डर है यहाँ पे 1 है, इससे ज्यादा ऑर्डर तो यहाँ पे है। तो जब सबसे ज्यादा ऑर्डर की डिग्री होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। ऑलराइट, और याद रखिएगा कोई भी अलग अलग फंक्शन लाइक साइन एक्स कॉस एक्स, इन सब का जो अगर ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इनका फिर डिग्री हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ऑर्डर एग्जिस्ट। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये चीज बाकी हम मॉक सीरीज में अच्छे से और कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमारे पास एक इस टाइप की इक्वेशन है, dy by dx plus py is equals to q। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? dy by dx प्लस xy इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या पता है? देखिए आपको पता है कि dy by dx प्लस py इक्वल्स टू k। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा?
p हो जाएगा आपके पास x, q क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट होता है e की पावर में आपको p dx करना है। p क्या है, e की पावर में x dx, इसका मतलब e की पावर में x स्क्वायर बाय 2 करना है। ऑलराइट, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर बाय 2 है इनटू q। q क्या था आपका 2, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx। ऑलराइट, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर बाय 2 डॉट 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समझ आ रही है आपको, आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, आपके पास जो इक्वेशन आएगी आप उस इक्वेशन में आपका आंसर होगा बेसिकली। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत यूज होता है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे डी का बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप की इक्वेशन होती है। तो ये मैंने आपको एक फिर से क्विक रिकैप करा दिया। तो बाकी आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक और चीज ये है कि मान लीजिए आपको dy बाई dx इज इक्वल्स टू fx डॉट fy के टर्म्स में दिए, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, लाइक dy बाय fy इज इक्वल्स टू fx dx, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। dy बाय dx इज इक्वल्स टू x y इनवर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y dy इज इक्वल्स टू x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस, सॉरी, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, क्योंकि अब दोनों तरफ कांस्टेंट आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके अब दोनों तरफ कांस्टेंट आता है, तो y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस, ऑलराइट। तो आप यहाँ से लिख सकते हो y स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। तो बेसिकली यही आपका इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, और मैं आपको एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये आप कर लीजिएगा मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से पहले। dy बाय dx is equals to x upon x plus 2 upon y plus 2. dy by dx is equals to y plus 2 upon x plus 2. इसमें मैं एक और चीज दे देता हूँ, at 1 comma y। देखिए, बेसिकली अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन के साथ भी दे देता 1 comma y, इस पॉइंट पे निकालिए, तो आपके पास c आ जाता बेसिकली। क्या मैं 1 comma 1 लिखूं तो 1 by 2 आ जाता, माइनस 1 by 2 इज इक्वल्स टू c हो जाता, तो यहाँ से आ जाता c इक्वल्स टू 0। तो अब आप इस इक्वेशन में c इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, दैट इज y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2। कैसे मैं बोल सकता हूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। कैसे मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x। तो ये मेरे पास वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है बेसिकली। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, एट 1 comma y। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड ये दो प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा बिफोर गोइंग फॉर मॉक टेस्ट सीरीज। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटीग्रेशन में, मैंने आपको बोला ना इंटीग्रेशन में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन। देखिए, मैंने चीज डिस्कस करी थी, बट मैंने इसके आपको क्वेश्चंस नहीं दिए थे। मैंने आपको कुछ ऐसे ग्राफ बताया था पिछली सीरीज में कि ये आपके पास है, आपको इसके अंदर का एरिया कवर करना है। तो मान लीजिए एफ एक्स है, तो इसके अंदर का एरिया आपके पास एफ एक्स हो जाएगा। तो आपको इसको जब कवर करना होगा फ्रॉम ए टू बी, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आप एफ एक्स का। एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, और ए से बी तक आप इसका इंटीग्रेशन करें। तो इसी के मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ बेसिकली।
पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व fx is equals to x square plus 2x plus 1 from 0 to। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व fx is equals to, यही ले लीजिए, x square plus 2x plus 1 and x is equals to y from 0 to 1। क्योंकि जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ यहीं पे, देखिएगा ये हिंट काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसके लिए हिंट क्या है, मान लीजिए ये आपका पास कोई ग्राफ है, ये आपके पास एक कोई फंक्शन है, ये आपके पास gx कोई दूसरा फंक्शन है, तो आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में आपको एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करिए, हाइलाइटर की हेल्प ले लेता हूँ। आप पहले क्या करिए, ये पूरा एरिया निकालिए, और ये पहले पूरा एरिया निकालिए, फिर उतने में से नीचे वाले एरिया माइनस कर दीजिए। अब आपको पूरा एरिया तो निकालना आता है वो वाले फॉर्मूले से, ये जो मैंने अभी आपको लिखाया है, और वो वाला एरिया मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालें। ये एरिया आपके उसमें से माइनस कर दें। ऑलराइट, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना होगा बेसिकली। ये आप कैसे करेंगे, आपको पूरा एरिया निकालना तो आता है ना कर्व का, तो एक बार आप ऊपर वाले कर्व के लिए पूरा एरिया निकालिए, फिर उसके बीच छोटे वाले कर्व से माइनस करिए, तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। Hope you understood the concept. We are moving ahead with vectors now. तो अब आपके पास जो सीरीज स्टार्ट होगी वेक्टर्स की, ये भी आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेपर में अप्रॉक्स अगर आप कुछ भी नहीं लेके चल रहे तो आपके पास 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। वेक्टर पूरे वेक्टर हैं 3, मतलब ये मिनिमम है, मैक्सिमम इसमें से 10 to 12 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, मिनिमम 5 to 6 मार्क्स आएगा ही यार। ओके, तो डायरेक्शन को साइंस में हम फिर आगे बढ़ते देखिए। तो डायरेक्शन को साइंस में हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डायरेक्शन को साइंस होता क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि वेक्टर क्या चीज होती है। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आपने अपनी क्लास 11th में या मतलब क्लास 12th में अगर आपने पढ़ा था ये अच्छे से तो आप उनको पता होगा, लेकिन इसके लिए मान लीजिए न्यू टॉपिक है तो वो अभी पढ़ रहा है, उसने एक बोर्ड एग्जाम के लिए वेक्टर छोड़ दिया था। तो देखिए वेक्टर्स आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि आपके पास एक एक्स होता है, एक्सिस में एक वाई होता है और एक जेड होता है, ये चीज आपने पढ़ी थी। मान लीजिए एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 1 है, वाई एक्सिस में 2 है, जेड एक्सिस में 3। तो देखिए हम यहाँ पे एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 आई कैप, तो हम इसको सीधा आई कैप भी लिख सकते हैं, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऑलराइट, तो बेसिकली ये आपके पास वेक्टर हो जाता है। अब हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली इनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉइंट 0,0 ओरिजिन से डायरेक्शन। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का आपके पास एक तरीका होता है। आपको मान लीजिए कोई पॉइंट है, आपको इसका 3D फिगर भी मैंने इसका आगे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये आपका एक पॉइंट है P, ये आपका एक पॉइंट है P, तो इसकी कोई मतलब एंगल बना रहा होगा, अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये कोई एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। मान लीजिए कि एंगल बना रहा है, ये है आपका एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है ये बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये गामा। ऑलराइट, तो अब मेरे पास कुछ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि डायरेक्शन कोसाइंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा समझिए, cos अल्फा
cos बीटा एंड cos गामा। cos अल्फा यहाँ पे L होता है, cos बीटा यहाँ पे M होता है, cos गामा यहाँ पे N होता है। तो ये L एंड M तीन चीजें हमारे पास निकल के आती है डायरेक्शन कोसाइंस की, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अगर आपको ये एंगल दे रखे हैं तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये एंगल नहीं देते हुए उसने आपको एक वेक्टर दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपका एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे आपके पास cos बीटा हो जाएगा, प्लस माइनस में लगाएंगे क्योंकि रूट की बात होगी, तो प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ऐसे cos गामा हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे और आप इनको आगे मूव कर सकते हैं। अब देखिए एक बहुत सी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी होती है ये एलिमेंट की। अगर आप ये ए बी सी से ही सोचे चलो, अगर आप इन सबका स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर करके देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दूसरा करते हैं बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑलराइट, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैंने क्या किया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अगर मैंने तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑलराइट, ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी प्लस। तो देखिए ये कैंसिल होके क्या आ गया, वन। तो हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, वन। ऑलराइट, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, वन। सो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक वेक्टर कंसीडर करिए आर वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई z इन बिलो फिगर, बेसिकली ये फिगर की बात हो रही है। The angle alpha beta gamma made by the vector r with positive direction of x, y, and z axis respectively are called its direction angle. The cosine value of these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, are called direction cosines of r and usually denoted by L, M. यही बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले प्रिंट डाउन करिए, मतलब लिखिए अपनी कॉपी में। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उनको मेंशन करिए कि ये यहाँ पे मेरे को डाउट है। देखिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ अगर ज्यादा यहाँ पे इश्यू है। एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j 2k कैप। क्या आप इसके डायरेक्शन को साइंस निकालें तो आप सबसे पहले आपको ए दे रखा है क्या, 1, बी दे रखा है क्या, 2, सी दे रखा है क्या, 2। अब देखिए आपको क्या पता है कि आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, ये बेसिकली हो जाएगा प्लस माइनस 3। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन प्लस माइनस 3 cos अल्फा बेसिकली इसके बराबर आ जाएगा, ये एल की वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन प्लस माइनस 3, एन की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन प्लस माइनस 3। ऑलराइट, एल एम एन की आपकी तीन वैल्यूज आ जाएगी। तो एल क्या आ जाएगा 1 अपॉन प्लस माइनस 3, एम क्या आ जाएगा प्लस 2 अपॉन प्लस माइनस 3 और एन भी आ जाएगा प्लस 2 अपॉन प्लस माइनस 3। तो बेसिकली ये आपके डायरेक्शन को साइंस होंगे। अगर वो आपको बोलेगा कि हेंस प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आप इन तीनों का स्क्वायर करके और ऐड कर दीजिए, वो सब कर दिया। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर आते हैं कि वेक्टर के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन से भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं कि हमारे पास किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास जीरो वेक्टर होता है, वेक्टर whose initial and terminal point cosine is called zero and denoted as zero। तो देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है और यही दूसरा पॉइंट है वो वेक्टर का, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसके इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर कोइंसाइड कर रहे हैं।
इधर ही से इधर तक है हमारा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर कुछ इस टाइप का होता है, मान लीजिए ए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट भी एक है। ए से ए में जो वेक्टर होगा, बी से बी में जो वेक्टर होगा, सी से सी में जो वेक्टर होगा, ये सारे आपके जीरो वेक्टर। अब आती है बात यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर क्लियर हो गया। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is unit। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप जे कैप टी कैप। आई कैप ऑन रूट थ्री प्लस जे कैप अपॉन रूट थ्री प्लस के कैप रूट। तो ये वेक्टर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड पता करिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है वो होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेसिकली मैग्नीट्यूड तो यही होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये एक्स वेक्टर है, इस एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप इस पूरे वेक्टर को, आप एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। बेसिकली जब मैं इस वेक्टर को लिख रहा था तो मैंने माइंड में यही किया कि 1 1 1 है, अंडर रूट ऑफ 3 से सारे वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अभी ये भी हमारे पास आ गया है। को इनिशियल वेक्टर, अब आता है को इनिशियल वेक्टर। एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि को इनिशियल वेक्टर, जो वेक्टर, दो वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो हम तो बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आ रही है। अब आ रही है बात को लीनियर वेक्टर की। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, तो ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, तो ये दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब ये दोनों एक लाइन में लाए करेंगे। ऑलराइट, तो ये दोनों वेक्टर कब होंगे कोलिनियर, जब ये दोनों वेक्टर एक लाइन में ही लाए, एक लाइन में मान लीजिए तो ये दोनों वेक्टर एक लाइन में लाए जाए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगी चीजें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉ होता है बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको सीखने के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको वेक्टर एडिशन करते कैसे है ये बता। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। तो अगर मेरे को इस वेक्टर से इस वेक्टर की दिस ये वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर के एंड से इस वेक्टर के, तो इस वेक्टर के टेल से, देखिए वेक्टर जो भी होता है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये उसका टेल है, ये उसका हेड है। अगर आपको वेक्टर एडिशन निकालना है ए प्लस ए और बी का, और वो वेक्टर एक दूसरे के टेल हेड में लाए कर रहे हैं, मतलब इसके हेड में दूसरे वेक्टर का टेल लाए कर रहा है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये इस वेक्टर के लिए क्या है, हेड है, इस वेक्टर के लिए क्या है, टेल है। अगर ऐसा है तो अगर आप वेक्टर बनाएंगे ए वेक्टर से बी वेक्टर में, जबकि जो वेक्टर का टेल लाई करेगा ए वेक्टर में, हेड लाई करेगा बी वेक्टर, तो जो ये वेक्टर बनेगा ये होगा ए प्लस बी। मैं फिर से आपको एक और वेक्टर लिख के समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर। अगर आप ऐसा कोई वेक्टर बनाएंगे, ये होगा एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। क्लियर है। देखिए अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ कि एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, तीसरा वेक्टर है ये। अब मान लीजिए मैंने ये दे दिया कि ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई। तो देखिए अब अगर मैं बोलूं आपको, बेसिकली अगर मैं वेक्टर एडिशन ही लगाना चाहता हूं, मैं इनको पहले डिफाइन कर देता हूं। देखिए ये आपके पास ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ये हो गया बी सी वेक्टर, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि आपका ना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ भी निकलता है। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि देखिए ए बी वेक्टर प्लस ए सी, सॉरी बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, यही तो होगा। देखिए
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ये चीज होगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ए बी वेक्टर मेरे पास क्या है, एक्स वेक्टर। बी सी वेक्टर मेरे पास क्या है, अननोन, मैं बी सी वेक्टर के लिए लेता हूँ उसको। ए सी वेक्टर मेरे पास क्या है, ए सी वेक्टर मेरे पास कुछ है, एक्स प्लस बी सी इज इक्वल्स टू वाई वेक्टर। तो बी सी वेक्टर यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। तो देखिए ये जो वेक्टर मेरे पास आएगा, ये आएगा एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। ये मेरे पास एक वेक्टर है, एक्स वेक्टर है, फिर मेरे पास ये वेक्टर हमको निकालना था, ये वेक्टर मेरे पास था। तो बेसिकली अगर आपको माइनस निकालना है तो वेक्टर मल्टीप्ल सब्सट्रैक्शन करना है, तो आपका वेक्टर ऐसे होने चाहिए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। और आपको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्स वेक्टर माइनस वेक्टर। ऑलराइट, तो अब करते हैं हम। मैंने मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर दे दिया मैंने आपको 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। तो अगर आपको इनका वेक्टर एडिशन करना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये कुछ दे देगा, मतलब इनको सिंपल ऐड कर देने होगा, आई से जे को जे से, के को के से। लेकिन अगर कुछ ऐसा दे देगा, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, ये वेक्टर एक एक ट्राइंगल दे देगा उसको आपको, और बोलेगा कि ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और आप इसकी थर्ड साइड बता दो। तो बेसिकली यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। देखिए अब मैं इन सब चीजों को इरेज कर देता हूँ, जो जो मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें अब मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ को समझाने में बहुत इजीली हेल्प करेगी। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अब मेरे पास पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में बेसिकली मेरे पास एक ये साइड है, दूसरी ये साइड। अब ये मैंने पैरेललोग्राम पूरा किया। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये साइड भी ऐसी हो जाएगी। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये साइड भी ऐसी हो जाएगी। तो बेसिकली आप डायगोनल देखिएगा, इनके डायगोनल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इनके डायगोनल हो जाएंगे ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अभी हमने सीखा था कि ये एन से एन, मतलब इसके टेल से फिर हेड है, तो ऐसा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। अब देखिए इधर पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यही चीज आपको समझने की चीज है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आपका इतना ही था, जो आपका ट्राइंगल लॉ से ही रिलेटेड है बेसिकली। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। ए एंड बी आर vector side of parallelogram, that is one is I cap plus j cap plus 2k cap and 3 I cap plus 4j cap minus k cap. Find both the diagonal of parallelogram. ये मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप सॉल्व करिएगा। बेसिकली आपके पास जो सीसीटी में क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी कुछ इस टाइप का आ जाएगा कि ए और बी वेक्टर आपको दे देगा और बोलेगा कि इनके डायगोनल पता कर देगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर मैंने आपको तभी समझा दिया था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। यूनिट वेक्टर को बेसिकली अगर आप कोई भी आपके पास एक वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे समझा रखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालें। ये निकालना तो बात की बात है, पहले आप वेक्टर मान लें, एक पॉइंट दे रखा है आपको ए, एक पॉइंट दे रखा है आपको बी, इन दोनों का वेक्टर निकालना है। ये आपके पास पॉइंट है x2 y2 z2, ये आपके पास पॉइंट है x1 y1 z। तो आपको क्या करना है,
अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, बी माइनस ए, ये बेसिकली ओ बी माइनस ए होता है, हम इसको सेंटर से ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं आपको ग्राफ में बताऊं तो ये वेक्टर आपको निकालना है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यहाँ पे भी आपका एक तरीके से हम देंगे तो ट्राइंगल लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ओ बी माइनस ओ ए बेसिकली। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई का प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे का प्लस जेड टू माइनस जेड वन के का। तो ये चीज आपके पास जो आएगी आपकी वेक्टर आ जाएगी। अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप लगा। तो ये चीजें भी होप्स आपको सब समझ में आ रही होंगी। वेक्टर के जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे पास दो मोर कॉन्सेप्ट जो हमारे वेक्टर में इंपॉर्टेंट है वो बचते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, वो है एक तो हमारे पास की स्केलर प्रोडक्ट निकालना, और दूसरा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा आप। Scalar product of two non-zero vector A and B denoted by AB is defined as A dot B is equals to magnitude of A into magnitude of B cos theta. ठीक है, A dot B is equals to magnitude of A multiplied by magnitude of B multiplied by cos theta. Basically cos theta is basically what? Angle between A and B. मान लीजिए ये एक एंगल है आपके पास, ये एक वेक्टर है A वेक्टर, ये एक वेक्टर है B वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर ले लें, इसके बीच में कोई एक एंगल है थीटा। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से। ऑलराइट, अगर मान लीजिए ए जीरो है या बी जीरो है तो अपने आप इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ए और बी जीरो ना होते हुए भी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ए और बी, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी वेक्टर इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस cos थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। cos थीटा की वैल्यू जीरो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो याद रखिएगा इस चीज को। ऑर्थोगोनल वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन। A is when A is perpendicular to B, A is perpendicular to B only when theta between or angle between A and B is 90 डिग्री। और अगर इनके बीच का थीटा जीरो हो जाएगा तो वो वेक्टर के मतलब जो भी उनका मैग्नीट्यूड होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीजें बेसिकली याद रखिएगा कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1, के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। वेयरएज आई डॉट जे, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार इसको फिर क्या हम एक और बार कर लेते हैं। बेसिकली थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू पाई वाला कि ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट ए की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस चीज को भी हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आगे जैसे हम इनके क्वेश्चंस में जाएंगे ना, यही सब चीजें हमारी हेल्पफुल है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बच्चे यही सब चीजों को स्किप कर देते हैं। प्रॉपर्टी हुआ है बेसिकली जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ये बिल्कुल इसको फॉलो करता है। जैसे हमें पता है कि अगर मैं 2 को 3 प्लस 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, इसको सॉल्व करूंगा, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, basically let A and B be any two vector and let lambda be any scalar, then lambda A dot B is equals to lambda A dot is equals to A dot lambda। तो ये भी आपका इसका फॉलो करता है बेसिकली कि 2 डॉट एक्स वाई, 2 डॉट एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर, ये हो सकता है, या एक्स वेक्टर डॉट 2 वाई, ये भी हो सकता है।
तो बेसिकली ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है कि लैम्डा अगर आपका ए और बी कोई भी स्केल मतलब कोई भी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करती है बेसिकली। ऑलराइट, अब आता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट या आपके पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। जैसे वहां पे हम ए डॉट बी बोल रहे थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ऑलराइट, तो देखिए मैं करता हूँ ए क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी को मेरे को करना है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये आपका डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर होता है। मतलब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा वेक्टर चीज देता है, वेयरएज डॉट प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा रियल नंबर देता है। देखिए इसका मैंने ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट पॉइंट में रखा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को कभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जामिनर आपको बिल्कुल वन लाइनर दे देता है और आप सोचते हैं कि इसमें कोई बड़ा टिपिकल सी चीज होगी, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आपके पास कब हो सकता है, जब आपके पास आइदर ए वेक्टर जीरो, आइदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो और साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो हो मतलब थीटा की वैल्यू जीरो हो, थीटा की वैल्यू जीरो हो मतलब दोनों वेक्टर क्या हो आपके पैरेलल। तभी तो जीरो पाई ऐसी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो ये चीजें आप याद रखो, ये मैंने आपको ऑब्जर्वेशन सेकंड लिखा रखा है। अब जैसे मैंने बताया कि आपको एक वेक्टर है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, मान लीजिए ये, अब ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ये दोनों के पैरेलल वेक्टर है, मतलब उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री और पाई। ठीक है, तो बेसिकली इधर पे क्या होगा आपके पास, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो इनका जो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। राइट, और अगर मान लीजिए आपके पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर आ रहा है, तो वो वहां पे थीटा क्या होगा आपके पास, पाई बाय 2। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये एक ट्राइंगल लॉ है, इसको याद रखिएगा, आई जे के। अगर आप आई क्रॉस जे निकालेंगे तो वो आंसर आएगा के क्रॉस आई निकालेंगे तो आंसर आएगा आई जे, फिर आपके पास जे क्रॉस के आई, ऐसे आपके पास एक सर्कल चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने डायरेक्शन चेंज करी तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, लाइक आई क्रॉस के नेगेटिव ऑफ जे आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप के क्रॉस आई करते हैं तो ये जे ही आए। और एक और चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैंने मेंशन करा होगा, तो यही वो चीजें सब मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ए क्रॉस बी निकालिए या बी क्रॉस ए निकालिए, ये दोनों आपकी इक्वल्स टू नहीं आए, ये बेसिकली इक्वल आएगी माइनस ऑफ बी क्रॉस। ठीक है, क्योंकि यही चीज मैंने आपको पीछे बता दी थी, आई क्रॉस के निकालिए तो वो आ रहा है माइनस जे, अगर आपने के क्रॉस आई निकाला तो आ रहा है जे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको यूनिट परपेंडिकुलर निकालना है प्लेन और ए और बी का, तो आप क्या करेंगे, उसके क्रॉस प्रोडक्ट को उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ऑलराइट, और उसी का नेगेटिव भी होगा। अब बात आती है कि आपको इसका बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। मान लीजिए आपको एक ए वेक्टर दे रखा है ए वन आई क्या प्लस ए टू जे क्या प्लस ए थ्री के क्या, और बी वेक्टर दे रखा है बी वन आई क्या प्लस बी टू जे क्या प्लस बी थ्री के क्या। तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, जिसको आप देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के है, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री आपको लिखना है, और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना। अगर ये डिटर्मिनेंट आपका जीरो के इक्वल आ जाता है, तो देखिए, और ए और बी मतलब ये सारी क्वांटिटीज आपकी डिफर कर रही है, तो ए इज पैरेलल टू बी और ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, और बोथ ऑफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जीरो इंटू जीरो भी जीरो होता है, जीरो इंटू वन भी जीरो होता है, जीरो इंटू एंड वन इंटू जीरो भी जीरो ही होता है। बात समझ में आ रही है, पैरेलल में मतलब साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो मतलब वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी।
ऑलराइट, आपकी चीजें सब समझ में आ रही होंगी, होप सो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक और कॉन्सेप्ट के साथ, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके पास फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप सबसे पहले तो इसमें भी आपके पास डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशियोज आ जाता है। देखिए यही सब चीजें मैंने आपको जब सबसे पहली स्लाइड में वेक्टर की पढ़ाई थी, तो यही सब चीजें मैंने आपको वहां पे समझाई थी। अब यहाँ पे भी वही सब चीजें आ रही है। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली कुछ नहीं होता है। डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होता है? कोसाइन्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या थे? वो वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल आप मेजर कर रहे थे, वो यहाँ पे कोसाइन्स थे। ठीक है, वो आपके उनका कोसाइन आपके पास डायरेक्शन कोसाइन्स लिखा है। Direction ratios. Let L and N be direction cosines of vector R and A, B, C be three numbers such that L upon A is equals to M upon B is equals to N upon C. Then A, B, C are known as direction ratios or direction number of vector. ठीक है, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, L upon A is equals to M upon B is equals to N upon C, तो यहाँ पे आपका A, B, C क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज हो। ऑलराइट, तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इस चीज को हम करते हैं, बेसिकली आपके पास डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ये सब चीजें हमने पहली स्लाइड में पढ़ी थी, वही सब चीजें हमको इस स्लाइड में फिर से दी गई है। बेसिकली आपका थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में फिर से हेल्पफुल होगा जब आप लाइन और प्लेन पढ़ेंगे। तो देखिए हम लाइन पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। अब देखिए जो आपका ए डॉट बी निकालना होता है ना, उसमें ऐसे ही करना होता है कि आप उसके एक्स वाले दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, फिर वाई वाले दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, जेड वाले दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए और उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ऑलराइट, और इनको डिवाइड कर दीजिए उनके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास कुछ इस तरीके की। तो ये आपके पास यहाँ से यूज होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री थी। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन a vector is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equals to 4I cap plus 5j cap प्लस 6k cap। ऑलराइट, तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। मान लीजिए आपको एक ये लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो आप कैसे निकालें? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट होगा ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन में मान लीजिए बी वेक्टर। तो आप सिंपली ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ऑलराइट, और अगर आपको पॉइंट के टर्म्स में दे रखा है, मान लीजिए आपको एक्स कोई पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट लाई कर रहा है आपका वेक्टर में, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर पॉइंट दे दिया उसने आपको 3,4,5, ये वेक्टर आपका लाई कर रहा है, तो आप क्या करेंगे x माइनस एक्स वाई अपॉन ए। ए क्या है बेसिकली? जो मान लीजिए इसकी डायरेक्शन वेक्टर भी दे दिया एंड डायरेक्शन 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 3/3 equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। बेसिकली क्या हो जाएगा, x minus 3/3 is equals to y minus 4/4 is equals to z minus 5/y। ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसा ना देते हुए उसमें दो पॉइंट दे दिए थे, एक पॉइंट मान लीजिए ये है x1 y1 कॉमा z1 और एक पॉइंट ये है x2 y2 कॉमा z। तो आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे अब समझिए।
अगर अब आपको निकालना है तो हो जाएगा आपके पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल्स टू y माइनस y अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे आप x1 y1 z1 की जगह पे x2 y2 z2 भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज लिखी है कि x1 y1 z2 आप ये नहीं कर सकते। अगर आपने 1 लिया है सबका तो 1 ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए आप क्या करेंगे, उनकी डायरेक्शन जो भी होगी उनका डॉट प्रोडक्ट और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये चीज। ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अगर आपका b1 डॉट b2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो आपका ये जो दो प्लेन होंगे ये क्या होंगे आपके पास, परपेंडिकुलर होंगे। ऑलराइट, तो और पैरेललिज्म, अगर आपका b1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 है, तो कुछ जैसे b1 आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, और b2 आपके पास कुछ इस तरीके का है, 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 15k कैप। ऑलराइट, कुछ इस टाइप पे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं प्लेन के पास, प्लेन में आते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन प्लेन। प्लेन बेसिकली क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है, अब प्लेन के लिए बेसिकली बहुत सारी अप्रोचेस होती है, तो हम एक एक करके सारी अप्रोचेस को देखते हैं। एक तो मान लीजिए आपके पास सबसे पहले अप्रोच में आपको इंटरसेप्ट वाले बना देता कि ये आपके पास एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स की ए है, प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y की b है, प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस z की क्या है, c। ये 3D में हम इसको विजुअलाइज करा सकते हैं, तो ये हो नहीं पा रहा है z एक्सिस के लिए, ये x है, ये y है, ये z है। तो देखिए आप क्या करेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ऑलराइट, तो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आ जाएगी, यहाँ पे यहाँ से कर सकते। अब हम इसकी एक इक्वेशन बढ़ेंगे, पर्टिकुलर इक्वेशन की हम इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे। देखिए हमको क्या करना है, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। a वेक्टर बेसिकली आपका वो पॉइंट है प्लेन में, पॉइंट इन प्लेन। n वेक्टर है आपकी ओरिजिन से प्लेन की डायरेक्शन, या नॉर्मल वेक्टर n। ठीक है, ये बेसिकली आपका नॉर्मल टू वेक्टर है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके ये प्लेन है तो ये नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। अगर मान लीजिए कि नीचे जीरो लाई कर रहा है तो यही तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन होगी। ठीक है, तो एन वेक्टर आपके पास नॉर्मल हो जाएगा, और मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, तो आपको क्या करना है, आर आर अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या है, इसको आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ए डॉट एन कर, ठीक है, ये चीज आप करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आपके पास r डॉट n इक्वल्स टू d से भी हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म, l m n आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल गिवन टू प्लेन। ये जो नॉर्मल है इसके आपको डायरेक्शन कोसाइन्स देती है l m n, तो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। p यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ऑलराइट, तो यहाँ से भी आप सीधा इसको लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन, अगर आप उनके नॉर्मल के बीच के एंगल निकाल लेंगे तो आपको वो एंगल बिटवीन टू प्लेन हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी फिर से कि नॉर्मल अगर उनके परपेंडिकुलर हो जाएंगे m1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0 तो ये प्लेन भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिर आपके पास आ जाएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म, तो ये आपके पास बेसिकली वही चीज है कि आप जो हमने लाइन के टर्म्स में देखा था वही प्लेन के लिए है, और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म n1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। ऑलराइट, अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म आती है कि मान लीजिए हमें p कैसे निकालना है, पर बेसिकली परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a, हमें मान लीजिए एक प्लेन है ये,
और इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये ए है और ये आपका नॉर्मल भी है, तो ए डॉट एन करेंगे माइनस बी करेंगे अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट हो गया। ऑलराइट, तो आज की सीरीज में हमने मेजॉरिटी ऑफ सीयूसीटी के लिए सीयूटी के लिए जो हमारे रिवीजन क्लासेस को एंड किया। बेसिकली हमने लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं करी है, लीनियर प्रोग्रामिंग को हम मॉक टेस्ट सीरीज में जब हम मुख्य क्वेश्चंस करेंगे तभी हम उसको कवर करेंगे। बाकी होप सो आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, उसके कुछ फॉर्मूले देखे, फिर हमने आपका वेक्टर पढ़ा, फिर हमने आपका 3D पढ़ा। बेसिकली ये 3 चैप्टर आपका these 3 चैप्टर अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ सिलेबस फॉर सीयूसीटी। आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ से 6 टू 12 मार्क्स तक का कॉन्सेप्ट मिल सकता है। सीयूसीटी आप बेसिकली अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को भी पढ़ते जाते हैं तो भी आपका सेक्शन 2 क्लियर हो सकता है। माना कि आपको मेरिट में हाई आने के लिए आपको सारे ही सीरीज आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम 100% श्योर कि आपके 80 टू 90% क्वेश्चन आपके उधर ही से आएंगे, सिमिलर टू दैट मॉक टेस्ट सीरीज। ऑलराइट, वो मॉक टेस्ट सीरीज हमने सारी बुक्स को रिसर्च करके वो मॉक टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं। बेसिकली हम उसमें कुछ आर्टिशियल के प्रॉब्लम्स भी डाल रहे हैं, कुछ इधर उधर सोर्सेस की प्रॉब्लम्स भी डाल रहे हैं, और भी हम काफी सोर्सेस की प्रॉब्लम्स उसमें डाल रहे हैं, तो आप वहां से भी इसको कवर अप कर सकते हैं। So hope this lecture was very helpful for you. Please like, share, and subscribe with your like-minded friends. And if any problem, any issue, any problem in any question, so please comment in comment box. Thank you.